Hello students, today we will read How to Tell Wild Animals. This is the fourth poem of this book, First Flight. This is a very important poem and this is one of the humorous poems that we have to study in our book. ये कैरोलिन वेल्स के द्वारा लिखा गया है। कैरोलिन वेल्स एक अमेरिकन पोएटेस हैं। उन्होंने इस पोएम को लिखा हुआ है। So before we start reading the poem line by line, we will discuss the background. Here is the background. You can see. This humorous poem suggests some dangerous ways to identify or tell. Identify और tell दोनों पे similar meaning है. Wild animals. इसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग wild animals को पहचानेंगे. इस तरीके को पोएटेस ने हमें समझाने का काम किया. Read it aloud, keeping to a strong and regular rhythm. आपको इसको 2 बार 3 बार पढ़ना है बोल बोल के साउंड के साथ और रिदम को भी ध्यान में रखना है. रिदम मीन्स होता है लय. लय को भी आपको ध्यान में रखना है और इस तरह से आपको इस पोएम को पढ़ना है. पहले तो मैं इस पूरे पोएम को एक छोटी सी कहानी के रूप में आपको बताऊंगा. उसके बाद लाइन बाय लाइन हम लोग इस पोएम को समझेंगे. इसमें कवित्री ने जानवरों को पहचानने का तरीका हमें सुझाया है. हम कैसे लायन को पहचानेंगे, कैसे टाइगर को पहचानेंगे, कैसे चीता को पहचानेंगे, कैसे हाइना को पहचानेंगे, क्रोकोडाइल को कैसे पहचानेंगे, कैमलियन को कैसे पहचानेंगे. ऐसे जानवरों को पहचानने का तरीका हमें इस पोएम में कवित्री ने हमें पोएटेस ने बताने का प्रयास किया है. और जो भी तरीकों को उन्होंने बताया है वो सारे तरीके ह्यूमरस हैं. यानी थोड़ा सुनने में फ़नी लगेंगे. आपको लगेगा कि इस तरीके से अगर हम पहचानने जाएंगे तब तो लेना का देना पड़ जाएगा. तो इसलिए इस तरीकों को सुझाया गया है, बताया गया है. इसलिए यहाँ पे इसको ह्यूमरस पोएम कहा गया है. ये इसकी ब्रीफ समरी है इस पूरे कविता की. अब हम लोग एक एक लाइन पढ़ेंगे और उसके मीनिंग को समझेंगे और जहाँ भी डिफ़िकल्ट वर्ड होगा उसको भी डिस्कस करते चलेंगे. So now let us begin. If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. यहाँ पे क्या कहते हैं पोएटेस फर्स्ट स्टेंजा में हम लोग जानते हैं. अगर आपको किसी जंगल में ईस्ट डायरेक्शन में जाने का चांस मिलता है और आप वहाँ पे जाते हैं और आपकी तरफ एक टॉनी बीस्ट, टॉनी का मतलब होता है येलो ब्राउनिश, उस तरह का कोई बड़ा सा जानवर, बीस्ट मीन्स होता है जानवर, वो आपकी तरफ एडवांस करता है. एडवांस मीन्स आगे बढ़ता है और वह बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, गरजता है. रोर मीन्स गरजना. और इतना ज़ोर से गरजता है जैसा कि लगता है कि आप मर जाएं. तो आप समझ जाना कि ये जो जानवर है वो एशियन लायन है. वाकई में कितना डेंजरस तरीका है इसको पहचानने का. इस तरीके को पोएटेस ने हमें बताया. दैट इज़ वाई दिस इज अ ह्यूमरस पोएम. आई होप फर्स्ट स्टेंजा का मीनिंग क्लियर हो गया आप लोगों का. अब चलते हैं सेकंड वाला स्टेंजा पे. और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. इसमें कवित्री कहती हैं, इसमें पोएटेस कहती हैं कि अगर आप टहलते हुए किसी जंगल में जाते हैं और वहाँ पे एक नोबल मीन्स होता है रॉयल, राजसी. नोबल कोई जंगली बीस्ट, जानवर आपका स्वागत करता है, ग्रीट करता है, वेलकम करता है, जिसके स्किन पे स्ट्राइप्स बने हैं. ब्लैक स्ट्राइप्स मीन्स होता है धारियाँ बने हैं और स्किन येलो है, उसको ग्राउंड बता रहा है. जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, और आके वो आपको खा जाता है. दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, इससे आपको पता चलेगा द बंगाल टाइगर टू डिसर्न,
डिसर्न मीन्स होता है पहचानना, आइडेंटिफाई करना। तो आप समझ जाएंगे कि हमारे पास जो जानवर आया है वो कौन सा जानवर है, वो एक टाइगर है। और कौन सा टाइगर है, बंगाल टाइगर है। आई थिंक द सेकंड स्ट्रेंजा इज ऑल्सो क्लियर। नाउ गो ऑन द थर्ड स्ट्रेंजा। इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ, स्ट्रॉल मीन्स होता है मूव करना। इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will do no good to roar with pain. He will only leap and leap again. इस स्टेंजा में पोएटिस ने कहा है कि अगर स्ट्रोल करते हुए, मूव करते हुए, आगे बढ़ते हुए आप एक जानवर को देखते हैं, बीस्ट को देखते हैं, जो एक स्पॉटेड स्किन में पेपर्ड है। पेपर्ड मीन्स होता है कवर्ड होना, ढका हुआ है, और आपकी तरफ एज सुन एज ही हैज़ लैप्ड ऑन यू, आप पे जंप किया है, यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड। लेपर्ड मीन्स चीता। कहती हैं यहाँ पे पोएटिस कि अगर वो आता है और आपकी तरफ जंप कर जाता है, लीप कर जाता है, तो आप समझ जाना कि लेपर्ड है। इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन। और जब आप पे जंप करता है वो, तो आप चाहे जितना भी रोएं, जितना भी रोर करें, चिल्लाएं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। वो आप पे बार बार लेप एंड लेप अगेन, वो आप पे बार बार जंप करेगा, आप पे कूदेगा, और आप सिर्फ रोएंगे, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको कोई नहीं बचा पाएगा। तब आप समझ जाना कि आपने एक लेपर्ड को देख लिया है। Now go on the fourth stanza. If when you are walking round your yard, you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. Caress का मीन्स होता है लविंग टच। जब हम किसी को सहलाते हैं, किसी पेट एनिमल को या फिर किसी को सहलाते हैं, उसको हम लोग कैरेस कहते हैं। कहता अगर आपको टहलते हुए कोई बड़ा सा क्रिएचर दिख जाए, कोई जंतु दिख जाए जो आपको पकड़ता है और आपको झप्पी देता है, हग करता है। हग मीन्स होता है झप्पी देना, गले लगाना। बी श्योर इट इज़ अ बियर। तब आप समझ जाना कि ये जो है वो एक बियर है, एक भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कोई गेस है तो आप वहाँ पे थोड़ा सा रुके रहेंगे तो आपको बार बार केयरेस देगा, यानी बार बार आपको लविंग जेंटल टच आपके बॉडी पे देगा, आपको सहलाएगा। तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि हमने जिस जानवर को देखा है वो जानवर और कुछ नहीं बल्कि एक भालू है। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे a novice might nonplus, the crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep they are crocodiles. इस स्टेंजा में पोएटिस ने हमें बताया है कि अगर आप नोविस हैं, नोविस मीन्स होता है नौसिखुआ, जो किसी भी काम को ठीक से सीखा नहीं है, वो एक्सपर्ट नहीं है, नौसिखुआ, उसको हम लोग नोविस बोलते हैं। तो अगर आप नौसिखुआ हैं, आप जानवरों को पहचानने की आप में एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको थोड़ा सा सरप्राइज होगा, आप नॉन प्लस होंगे। नॉन प्लस मीन्स होता है सरप्राइज होना। हियर द मीनिंग हैज़ बीन गिवन, आई थिंक यूजुअली ओनली इन द पैसिव, पजल्ड, कंफ्यूज। आप सरप्राइज हो जाएंगे कि कौन सा क्रोकोडाइल है और कौन सा हाइना है। तो पोएटिस कहती है मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। हाइनाज जो होते हैं वो जब आते हैं, हाइनाज बोलते हैं लकड़बग्घा को, वो एक शियार की प्रजाति होती है, तो उसको हाइना बोलते हैं। अगर आपको हाइना और क्रोकोडाइल पहचानने में, डिस्टिंग्विश करने में आपको दिक्कत होती है तो मैं आपको तरीका बताती हूँ। हाइनाज जो हैं वो जब भी आते हैं तो एक स्माइल के साथ आते हैं। आप यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, आप देख सकते हैं, हाइनाज हमेशा स्माइल के साथ आते हैं। वहीं क्रोकोडाइल्स जो होते हैं वो
हमेशा रोते रहते हैं। इससे आप पहचान जाएंगे कौन सा हाइना है और कौन सा क्रोकोडाइल है। नाउ वी विल स्टडी लास्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। द ट्रू chameleon is a small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all, and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. Chameleon और chameleon both can be said. लास्ट स्टेंजा में कहते हैं पोएटेस कि अगर आपको कहीं कैमेलियन दिख जाए जो कि लिजर्ड के जैसा होती है, लिजर्ड मीन्स छिपकली और कैमेलियन मीन्स गिरगिट। गिरगिट आपने सुना होगा, हमेशा लोग कहते हैं कि आप गिरगिट के जैसा रंग बदल देते हैं। गिरगिट में ये कैपेसिटी होती है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो अपने रंग को जगह के अनुसार बदल देता है। तो ट्रू कैमेलियन जो कि एक लिजर्ड के जैसा दिखता है, उसके कोई भी कान नहीं होते हैं और उसके कोई भी पंख नहीं होते हैं। और अगर आप कहीं जाते हैं और आपको डाल पे या फिर किसी पत्ते पे या फिर कहीं भी किसी भी सरफेस पे कोई जंतु नज़र ना आए, तो आप समझ जाना कि वहाँ पे कैमेलियन ज़रूर है, क्योंकि कैमेलियन जहाँ रहता है उसी कलर का हो जाता है। तो हमें वहाँ पे उसको समझने का एक ही तरीका है कि हम वहाँ पे जाएं और देखें कि जहाँ पे कोई जंतु नहीं है वहाँ पे कैमेलियन है। तो ये लास्ट स्ट्रेंजर था जिसमें पोएट्स ने हमें कैमेलियन को पहचानने का तरीका बताया है। नाउ लेट अस डिस्कस द लिटरेरी डिवाइसेस इन द पोएम। वेरी फर्स्ट वी विल नो व्हाट इज द राइम स्कीम इन दिस पोएम। इन द फर्स्ट स्ट्रेंजर द राइम स्कीम इज ABABCC। मैंने कई बार क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है, एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लाइन चांद से ख़त्म होता है, दूसरा ईस्ट से, फिर से थर्ड एडवांस से और चौथा बीस्ट से। तो चांद और एडवांस मैचिंग है, फिर से उसी तरह से ईस्ट और बीस्ट भी मैचिंग है, और सेम डाइन और लाइन भी मैचिंग है। तो फर्स्ट वाले चांद को ए बोलेंगे, ईस्ट को बी बोलेंगे, एडवांस को फिर से ए बोलेंगे क्योंकि ये चांद से मैच करता है। तो ए बी और डाइन और लाइन जो है वो अलग है, इसलिए उसको सी से डिनोट करेंगे, और वो सी दोनों सेम है। तो इसलिए इसमें क्या राइमिंग स्कीम हो जाएगा, राइम स्कीम हो जाएगा ABABCC। और यही सेम राइम स्कीम सारे स्ट्रेंजर्स में रिपीट किए गए हैं। तो पहला लिटरेरी डिवाइस का राइम स्कीम हम समझ गए। दूसरा चीज़ इसमें इंजैबमेंट है। इंजैबमेंट हर स्ट्रेंजर्स में कहीं कहीं आपको दिखेगा। इंजैबमेंट में क्या होता है कि एक लाइन दो लाइंस में बने होते हैं और बीच में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं होता है, जैसे कि फुल स्टॉप, कॉमा वगैरह वगैरह नहीं होता है। जैसा कि सबसे फर्स्ट लाइन है, इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट। इन दोनों लाइंस के बीच में कहीं कॉमा या फिर कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, लेकिन ये दो लाइंस में बटे हैं, तो ऐसे को हम लोग इंजैबमेंट बोलते हैं। जो फर्स्ट लाइन से बिगिन होकर सेकंड लाइन पे एंड करता हो लेकिन बीच में कोई पंक्चुएशन मार्क ना हो, दैट इज इंजैबमेंट। अब सेकंड वाले स्टेंजा में आप आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है कि जैसा कि हम लोग इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद से वर्ब, उसके बाद से ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन ऐसा सिस्टम हमें इस स्ट्रेंजा में नहीं नजर। कई बार ऐसे सेंटेंसेस दिखेंगे जिसमें वर्ब पहले आना चाहिए लेकिन ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है। जैसे दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए एक्चुअली, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न टू डिसर्न द बंगाल टाइगर। टू डिसर्न पहले होना चाहिए, द बंगाल टाइगर बाद में होना चाहिए, लेकिन टू डिसर्न बाद में चला गया, तो इसको इन्वर्जन बोलते हैं हम लोग। एक लिटरेरी डिवाइस है इन्वर्जन। इन्वर्जन में जब हम वर्ड्स को इधर उधर कर लेते हैं राइम स्कीम को ठीक बनाने के लिए, दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। अगला इसमें आपको अलिट्रेशन दिखेगा। अलिट्रेशन में क्या होता है कि एक कोई भी कॉन्सोनेंट वर्ड बार बार रिपीट होता है, लेकिन कंडीशन ये होता है कि वो कॉन्सोनेंट वर्ड हमेशा वर्ड्स के पहले आएगा। तो ऐसे को हम लोग अलिट्रेशन बोलते हैं। हिंदी में जैसे खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। आपने देखा पूरे लाइन में ख ख ख ख ख बार बार आता है। उसी तरह से आप इस थर्ड स्टेंजा में देखें, एज सुन एज ही हैज़ लैप्ड ऑन यू। तो ही में भी एच पहले और हैज़ में भी एच पहले है, तो यहाँ पे अलिट्रेशन हम लोग कह सकते हैं।
और भी ऐसे कई जगह आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इसमें अल्यूट्रेशन है। अल्यूट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट होता है, दैट इज कॉल्ड अल्यूट्रेशन। अगला लिटरेरी डिवाइस है, अगला जो लिटरेरी डिवाइस है इसमें वो है रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स। एट सो मेनी प्लेसेस you can see repetition of words and they are called repetition। आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें वर्ड्स मिलेंगे जो कि बार बार रिपीट होते हैं। और एक लास्ट इसमें लिटरेरी डिवाइस है, वो है एजोनेंस। एजोनेंस में क्या होता है कि कोई एक वोवेल साउंड बार बार रिपीट होता है। एक ही लाइन में आप देखेंगे कि सेम वोवेल साउंड बार बार रिपीट हुआ है। जैसे कि ये बियर वाले स्टेंजा में आप देखें, इफ़ व्हेन यू वर टॉकिंग यू वर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, तो आप देखेंगे यहाँ पे यू में ओ है, फिर से राउंड में ओ है, फिर से योर में ओ है। तो ये चीज़ बताता है कि इसमें एजोनेंस का यूज हुआ है। And this way we come to the end of this poem. I hope this explanation will help you very much. You will have to listen to this clip 2 or 3 times and you will come to know the complete meaning of this poem. Thank you.